हेलो फ्रेंड्स। एक फेमस कहावत है, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। बट कौन से बास्केट में कितने एग्स रखने हैं वो कोई नहीं बताता। हाय, मैं हूं अभिषेक। नेक्स्ट कुछ मिनटों में इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि पोर्टफोलियो एलोकेशन कैसे करते हैं, यानी डिफरेंट बास्केट में कितने एग्स रखने हैं, कब रखने हैं, वो आपको मैं ब्रीफ करूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कितने हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, एवेन्यूज इन इंडिया। उसमें जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं उनका मैं इधर थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। पहले आता है मार्केट लिंक्ड, जो शेयर मार्केट से लिंक्ड है, वैसे टाइप के जो इन्वेस्टमेंट है। आइदर आप जा सकते हो डायरेक्ट इक्विटी और थ्रू म्यूचुअल फंड। डायरेक्ट इक्विटी में आपको मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि आपका एक डीमैट अकाउंट होना है। उसके साथ आपका एक ब्रोकर अकाउंट होगा जिसके थ्रू आप शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाय और सेल, जो भी आप करना चाहते हैं। म्यूचुअल फंड भी आप उसी ब्रोकर के थ्रू कर सकते हैं या डायरेक्टली भी कर सकते हो। कैंप्स के थ्रू आप डायरेक्टली जाके कोई भी फंड हाउस में, कोई भी पर्टिकुलर फंड में, म्यूचुअल फंड में, वो इक्विटी म्यूचुअल फंड हो सकता है, डेब्ट म्यूचुअल फंड हो सकता है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सेकेंड आता है सेविंग स्कीम। ये पहले के ज़माने से बहुत पॉपुलर है। मतलब मेरे जो पापा के जनरेशन थे या दादा के जनरेशन थे, उनके लिए सेविंग स्कीम वाज द ओनली फीजिबल ऑप्शन दैट पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि उनके टाइम में मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट्स उतने थे भी नहीं और पॉपुलर भी नहीं थे। तो सेविंग स्कीम में जो जो प्रोडक्ट थे उस टाइम बहुत पॉपुलर, आज भी हैं, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, नेशनल सेविंग स्कीम हो गया, किसान विकास पत्र हो गया, या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स जो भी हैं, वो सब हैं। तो इसमें भी अभी भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि दीज आर रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इनका रिस्क जो होता है बहुत लो रहता है। तो पीपल ऑल्सो इन्वेस्ट इन सेविंग स्कीम। अब कुछ प्रोडक्ट हैं जो हैं मिक्स टाइप के, जैसे हो गए यूलिप और नेशनल पेंशन स्कीम। अब मिक्स क्यों बोल रहा हूँ? मिक्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो यूलिप है, बेसिकली ये आपको सेल किया जाता है एज ए इंश्योरेंस प्रोडक्ट, बट इसमें आपको कुछ मार्केट लिंक्ड रिटर्न भी मिल सकता है। And it's a kind of they want to mix the best of both world, इंश्योरेंस भी और थोड़ा सा आपको मार्केट रिटर्न भी मिलेगा। और नेशनल पेंशन स्कीम जो भी है, वो है उसमें आपको जो कॉर्पस, आप जहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, वो मनी जाके कुछ डायरेक्ट इक्विटी में भी जा सकता है, मतलब म्यूचुअल फंड के टाइप के, और कुछ कमर्शियल पेपर हो सकते हैं या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो सकते हैं, या कुछ बॉन्ड्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, उसमें भी इन्वेस्ट होता है। तो इट्स लाइक गिविंग यू द बेस्ट ऑफ इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम। तो दोनों में बैलेंस करके ये प्रोडक्ट होते हैं। तो ये रहे दो मिक्स्ड, बोल सकते हो मिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन टाइप प्रोडक्ट। फिर आता है ऑल्टरनेटिव जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो हो सकते हैं आपके गोल्ड। गोल्ड वैसे भी इन इंडिया में गोल्ड को इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं बोला जाता। गोल्ड इज लाइक एक प्रेस्टीज होता है। तो साउथ इंडिया में बोलिए या पूरे इंडिया में बोलिए, कोई कुछ भी हो जाए, गोल्ड, घर का जो गोल्ड होता है वो अ, एकदम लास्ट में जाके लोग बेचते हैं, जब कुछ रहा नहीं तभी जाके बेचते हैं। तो गोल्ड एक प्रेस्टीज इशू, इमोशनल इशू है इंडिया में। बट ओवरऑल अगर देखेंगे, गोल्ड इज ए वेरी गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ऑल्सो। फिर आता है आपका रियल एस्टेट
ऑब्वियसली बहुत लोग इन्वेस्टमेंट पर्पस में भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। एंड थर्ड आता है जो है बिटकॉइन, जो अभी बहुत पॉपुलर है मार्केट में। बिटकॉइन के बारे में मैं ज़्यादा इधर नहीं बताऊंगा। मोस्ट लाइकली आई विल क्रिएट वन मोर वीडियो फॉर दिस ऑल्टरनेटिव एसेट क्लासेस, हाउ टू इन्वेस्ट इन दीज। मतलब गोल्ड हो गया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, रियल एस्टेट सेम थिंग, एंड इवन बिटकॉइन कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट अलाउड है या नहीं है, वो सब के बारे में मैं दूसरा और एक वीडियो बनाऊंगा ऑल्टरनेटिव एसेट के ऊपर। अब इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में तो समझ में आ गया। अब इनका रिटर्न कितना मिलेगा, ये तो सभी का क्वेश्चन रहता है। तो मैं लास्ट 20 ईयर्स का मार्केट स्टडी करके जितना मुझे जो एवरेज और मीन रिटर्न निकल के आया है वो मैं इधर शेयर कर रहा हूँ। ऑल दीज रिटर्न्स आर एनुअलाइज्ड, CAGR नहीं है। तो जैसे डायरेक्ट इक्विटी हो गया, मतलब आप मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 20 साल का अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो आप 11 से 12% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हर साल 11 से 12 हो। कुछ साल में 30-35% भी मिल सकता है, जैसे 2020 में मिला है। और कुछ साल में हो सकता है कि आपको 15, 20, 30 या 50% का लॉस भी हो सकता है, या नेगेटिव रिटर्न भी हो सकता है, जैसे 2009 में हुआ था, 2011 में हुआ था, या 2000 में हुआ था। तो इसमें ये रिस्क तो है, मतलब ये फिक्स नहीं है कि आपको 11 से 12 मिलेगा। सेकंड आता है मार्केट लिंक स्कीम्स, जो मैंने जो बोला था कि जैसे एक्टिव मैनेजर्स के थ्रू, मतलब पोर्टफोलियो मैनेजर रहेगा आपका, पोर्टफोलियो मैनेज करेगा, जैसे म्यूचुअल फंड, एक्टिव म्यूचुअल फंड में जो हो गया, तो उसमें आपको 9 to 10% मिलता है ऑन एन एवरेज। मार्केट लिंक स्कीम पैसिव जैसे हो गया आपका ETF या इंडेक्स फंड जो भी हो गया, उसमें 7 से 8% का रहता है। ये बेसिकली कोई भी एक पर्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो करता है। तो आप अगर सेंसेक्स को फॉलो कर रहे हो कोई भी फंड, तो सेंसेक्स का जो रिटर्न होगा उसी के साथ ही ये अपना मैच करा के रखता है, क्योंकि जो भी पोर्टफोलियो सेंसेक्स का है वो पूरा कॉपी पेस्ट होता है इंडेक्स फंड। ETF का भी सेम ही है ऑलमोस्ट लाइक। तो 7 से 8% का आपका रिटर्न बनता है उधर। जो सेविंग स्कीम अभी जो चल रहा है मार्केट में, तो उनका जो रिटर्न वैरी करता है। आप पूरा, मैं पूरा स्पेक्ट्रम बोल रहा हूँ, मतलब किसान विकास पत्र से लेके PPF, सुकन्या समृद्धि, या ऑल जो भी प्रोडक्ट हैं, उनका जो रेंज रहता है वो है 6.9% to 8.4%। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कट करने का सोचा था, बट दे रिवर्स द डिसीजन। बट सेविंग स्कीम का एक ही प्रॉब्लम है, ओवर द इयर्स इसका रिटर्न कम हो रहा है, एंड फ्यूचर में भी ये रिटर्न कम होने वाला है। क्योंकि जब आपका इकोनॉमी ग्रो करता है एंड धीरे धीरे जो भी आपका जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग हो गया, जो भी है वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है, तो क्या होता है कि ये जो सेविंग स्कीम्स के जो रेट फिक्स्ड होते हैं वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू करते हैं। जब एकदम इनिशियल फेज में बूमिंग इकोनॉमी रहता है, उस टाइम में आप सभी को पता ही होगा, जो PPF का रिटर्न ऑलमोस्ट 9.5 के पास, 9.75% के पास आसपास रहता था। अभी वो कट होके 7.9%। तो गोइंग फॉरवर्ड भी ये धीरे धीरे कम ही होना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यूलिप अगेन इट्स अ मिक्स प्रोडक्ट, इंश्योरेंस पर्पस है, बट यूलिप मैं यूजुअली किसी को सलाह नहीं दूंगा कि आप इन्वेस्टमेंट पर्पस में यूलिप में मत डालो। उसके लिए अदर ऑपरेशन, मतलब अदर बेस्ट ऑप्शंस हैं। बट उधर भी यूलिप में 5 से 6% का रहता है। बट यूजुअली ये लोग इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस मेन प्रोडक्ट रहता है ये, और इन्वेस्टमेंट एक सब्सिडियरी टाइप का प्रोडक्ट रहता है। तो ये ठीक बनता नहीं है केस। अब मैं जो बताने वाला हूँ, जो लास्ट सेक्शन है, उसमें मैं बताऊंगा कि गोल बेस्ड पोर्टफोलियो एलोकेशन आप करेंगे कैसे। तो गोल बेस्ड पोर्टफोलियो एलोकेशन में कुछ कुछ चीज आपको ध्यान रखना पड़ता है। जैसा हो गया आपका गोल का टेनियर। अगर शॉर्ट टर्म गोल है, समझ लो 3 से 5 साल का टेनियर है, तो आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। आपको फोकस करना पड़ेगा मोस्टली फिक्स्ड इनकम रिलेटेड प्रोडक्ट में। हो सकता है डेट म्यूचुअल फंड हो गया, या कोई लिक्विड फंड हो गया,
या आपके जो सेविंग स्कीम है उस टाइप के प्रोडक्ट में फोकस करना पड़ता है। अगर आपका गोल्ड टेन्योर 10 to 15 ईयर्स है, तो लॉन्ग टर्म है, तो आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो। तो वो रिस्क कैसा होगा, आइदर डायरेक्ट इक्विटी जिसमें रिटर्न अच्छा खासा बन जाता है 11 से 12%, या म्यूचुअल फंड के थ्रू, या अगर लॉन्ग टर्म में ही आपको फोकस करना है तो इवन यू कैन गो फॉर सम ऑल्टरनेटिव एसेट क्लासेस लाइक गोल्ड। गोल्ड फ्लेक्सिबिलिटी, अब गोल्ड फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि समझ लीजिए मेरा जो गोल है वो है किसी वेकेशन में जाना, तो दिस इज मोर और लेस फ्लेक्सिबल। ऐसा नहीं है कि उस साल मैं वेकेशन में मेरा जो टारगेट था वो रीच नहीं हो पाया, तो आई कैन चेंज दैट। ऐसा नहीं है कि वो करना ही पड़ेगा, वो नेक्स्ट ईयर भी कर सकते हैं। और कुछ गोल रहता है जैसे कि एजुकेशन का, 12th का हो गया, या हायर एजुकेशन का, या शादी का। तो क्या क्या उसमें आप फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते। जो एजुकेशन जिस टाइम में शुरू होना है आपको उस टाइम में पे आउट करना ही पड़ेगा। तो उस हिसाब से आपका जो एलोकेशन होगा वो चेंज होता रहता है। तो जो फ्लेक्सिबल होगा जिसमें उसमें आप थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी कम है जिन गोल में, उनमें आपको फिक्स्ड रिटर्न टाइप के प्रोडक्ट्स ही लेने हैं। एज ऑब्वियसली अगर आप बहुत अर्ली एज से शुरू करते हो तो यू कैन टेक मोर रिस्क, बट जितना आप बाद में शुरू करोगे, मतलब यू आर गोइंग टूवर्ड्स योर रिटायरमेंट ईयर्स, आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो है वो कम होता जाएगा। तो अब आपको फिक्स्ड रिटर्न वाले प्रोडक्ट्स में ही ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नेचर ऑफ वर्क ऑब्वियसली, जो एक फिक्स्ड जॉब है आपका, अगर आप एक फिक्स्ड इनकम आ रहा है, टेक होम आ रहा है, तो आपका क्या होता है कि यू कैन स्टिल टेक सम रिस्क, क्योंकि आप एक सर्टेन पोर्शन आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो। बट आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हो या बिजनेस करते हो, तब आपका जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो वो आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि मेरा जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वर्क आई डू। अगेन रिस्क एबिलिटी ऑल्सो डिपेंड ऑन कितने डिपेंडेंट्स हैं। समझ लीजिए आप अर्लियर ईयर्स में जब आपको शादी नहीं होती है तो यू आर ओनली वन गाय, एंड मे बी आपको पेरेंट्स को थोड़ा सा पैसा भेजना होता है, बट बाकी पूरा आप ही मैनेज करते हो। बट धीरे धीरे जब आपके डिपेंडेंट बढ़ते जाते हैं, तब आपका जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी होता है वो कम होता रहता है। तो अब आपका जो पोर्टफोलियो होगा वो धीरे धीरे मोर फिक्स इनकम रिलेटेड, फिक्स्ड रिटर्न रिलेटेड प्रोडक्ट्स में ज़्यादा होता शुरू हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स ये हुए हैं, तो इसमें जो एग्जाम्पल्स मैं डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ में मैं दिखा रहा हूँ ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोल्स हैं इधर। तो जैसा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया आपका, कोई नया जॉब है, मंथली टेक होम है 25,000 का, एंड फर्स्ट गोल क्या रहता है कि एक बड़ा सा गाड़ी हो जाए। घर तो बाद में आता है, बट फर्स्ट क्या रहता है, अच्छा सा गाड़ी हो जाए। और उसका टेन्योर रहता है 5 साल का, चलो 5 साल में ये करते हैं। तो ये जो ओनिंग है बिग कार, अगेन इसमें क्या है कि मेरा टेन्योर जो है वो शॉर्ट शॉर्ट टर्म ही बोल सकते हैं, 5 ईयर, 3 to 5 ईयर्स के अंदर है। मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो शुरू होता है, बेसिकली क्या होता है कि सब कुछ एक्सपेंस एक्सपेंस बात देने के बाद जो बचता है, तो सपोज आप अगर 10,000 भी सेव कर रहे हो, तो क्योंकि आपका टेन्योर छोटा है, तो यू स्टार्ट पुटिंग maximum amount of money into fixed income related product। तो जो बंदा फर्स्ट जॉब है उसका 25,000 पर मंथ कमाता है, तो क्या होता है, तो इनिशियल आपका देखिए टेन्योर इज लेस, तो इट्स 3 to 5 ईयर, शॉर्ट टर्म टेन्योर है। तो आपका जो पोर्टफोलियो एलोकेशन होगा वो क्या होगा कि मोस्टली आपको फिक्स्ड रिटर्न टाइप के प्रोडक्ट के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि यू डोंट वांट टू रिस्क लूजिंग मोस्ट ऑफ योर मनी बाय ए बैड मार्केट मूव। ठीक है।
तो फिक्स्ड प्रोडक्ट में आपको ऐसे प्रोडक्ट लेने हैं जहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिले कभी भी लिक्विडेट करने का। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप पीपीएफ में डाल दिए। अब पीपीएफ में टैक्स एडजस्टेड रिटर्न आपको 10% मिल जाएगा, बट प्रॉब्लम है कि उसमें 5 साल तक आप पैसा नहीं उठा सकते। ठीक है, तो वो एक रहता है, और 15 ईयर्स का उसका लॉक इन है। सिमिलरली सम अदर प्रोडक्ट्स जहाँ पे आपका लॉक इन रहेगा, तो आपको मोस्टली करना क्या पड़ेगा कि यू शुड गो विथ सम डेट म्यूचुअल फंड या और लिक्विड म्यूचुअल फंड जो भी है उसमें आप दे सकते हो। देन क्योंकि आपको आपका जो रिटर्न बन के आएगा, समझ लीजिए आप अगर 10,000 पर मंथ सेव करते हो तो 5 साल में आप मैक्सिमम कितना सेव कर सकते हो, 6 लाख। बट आपका जो कार का वैल्यू है, समझ लीजिए वो 7 लाख है जब आपने डिसाइड किया था। विद इन 5 ईयर्स उसका वैल्यू बढ़ेगा एंड इट मे कम एट अराउंड 8.5 लाख। तो वही जो गैप है, 6 लाख आपने सेविंग किया एंड 8.5 लाख का आपका जो कार का वैल्यू है, जो 2.5 लाख का जो गैप है, बहुत लोग करते हैं कि चलो लोन ले लेते हैं। बट इनिशियल जब आपका जो करियर स्टार्ट होता है या इनिशियल फेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, डोंट गो फॉर एनी काइंड ऑफ लोन। ओके, ट्राई टू buy anything which is obviously not in big value. Buy anything with full cash or whatever money you have, rather than depending upon too much on credit cards or personal loans or that sort of thing. तो ये अवॉइड करना सीखना पड़ेगा फर्स्ट इनिशियल कुछ एज में। तो आपका जो ये 2.5 लाख का जो गैप है वो कैसे ये करोगे, वो कैसे फिलअप करोगे? तो फिक्स्ड इनकम में अगर डालते हो तो कंपाउंडिंग रेट में आपका वो जो है 6 लाख, वो हो जाएगा 7.5 लाख। स्टिल 1 लाख का आपको गैप रहेगा। वो गैप मैचअप और मैच कराने के लिए यू हैव टू टेक सम रिस्क। तो वो रिस्क ऐसा होगा कि आइदर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन लार्ज कैप इक्विटी फंड्स में, और मे बी लार्ज कैप डायरेक्ट इक्विटी में। जो जो टॉप 10 कंपनीज हैं हर एक सेक्टर के, या कोई भी एक पर्टिकुलर 2-3 सेक्टर के जो भी टॉप कंपनीज हो गए, उनमें आप स्टार्ट इन्वेस्टिंग थोड़ा थोड़ा करके। सपोज 1000 का एक एसआईपी टाइप का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये अगर आपका पोर्टफोलियो के डायरेक्ट इक्विटी में 10%, इक्विटी म्यूचुअल फंड में 10 to 20%, एंड डेब्ट फंड जो भी है उसमें आप समझ लो 40%, एंड आपका जो बाकी जो भी है वो आप सिक्योर जो भी प्रोडक्ट समझ सकते हो सकता है कि 5 साल का एक फिक्स डिपॉजिट आप उसमें डाल सकते हो, रिकरिंग फिक्स डिपॉजिट में डाल सकते हो। तो ये अगर कॉम्बिनेशन करोगे तो जो आपका जो गोल है वो मैच हो जाएगा विथ इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड जो भी आपका रिटर्न आएगा दैट इज ऑल्सो विल बी गुड इनफ। सेकेंड एग्जाम्पल आ गया है आपका, समझ लो 5 ईयर एक्सपीरियंस हो गया, मंथली टेक होम बढ़ के 75,000 पर मंथ आ रहा है। सेकेंड गोल होता है कि ओनिंग ए बिग हाउस। बट अब हाउस तो उतना जल्दी नहीं ले सकते, राइट? तो आपको आपका जो 10 ईयर है वो 5 साल करोगे तो यू हैव टू टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन, और उस लोन के बर्डन में आपका लाइफस्टाइल बोलो, आपका दूसरे एक्सपेंसेस वो कम होते रहेंगे। तो बेटर टू टेक ए लिटिल बिट बिगर 10 ईयर। तो 10 ईयर, तो आपका गोल होना होगा कि 10 साल के बाद आई विल हैव ए माई हाउस। उसमें 80 to 90% आप समझ लो आपका ही पूरा पैसा है। अगर थोड़ा सा भी गैप होता है दैट यू कैन टेक सम लोन, ब्रिज लोन हो सकता है, वो ले सकते हो। बट यूजुअली इफ यू आर हैविंग ए 10 ईयर गोल एंड विथ राइट प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो आपका ये हो सकता है, बिग हाउस वाला जो ड्रीम है वो भी हो सकता है। तो 75,000 में क्या होता है कि देखो, आप इसके साथ आपके थोड़े थोड़े एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं। तो यूजुअली हम लोग एक थंब रूल पकड़ते हैं कि आपका सारे जो भी इनिशियल ईयर्स में है, यू शुड हैव एटलीस्ट 25% एज सेविंग्स। तो वो 25% अगर सेविंग्स अगर पकड़ते हो तो आपका 18 to 19,000 का आपका पर मंथ का सेविंग आता है। तो इस सेविंग में आपको ऑब्वियसली कुछ लॉन्ग टर्म के लिए रखना पड़ेगा। सपोज इनिशियल ईयर्स में आप लॉन्ग टर्म सेविंग्स में 5 to 10 5,000 रख सकते हो। बाकी जो भी 15,000 है
वो आप इस हिसाब से इन्वेस्ट करो। तो 15,000 अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो विथ 10 years, तो समझ लो हर एक साल का आपका ऑलमोस्ट लेके 10,000 अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 10,000 इंटू 12 हो गया 1,20,000। तो 11 लाख का तो आपका इन्वेस्टमेंट, मतलब 11 लाख का आपका कॉर्पस बन जाएगा 10 साल। बट 11 लाख में थोड़ी ना घर आएगा। जो भी घर आप देख रहे हो, दैट माइट बी, सपोज 2 BHK है कोई भी टायर 1 सिटीज में, तो 2 BHK वुड बी अराउंड 40 लाख टू 50 लाख। विथ इन्फ्लेशन एडजस्ट करोगे 10 साल में, तो वो हो सकता है कि 50 to 60 लाख के आसपास आ जाए, समझ लो 55 लाख। तो 55 lakhs का आपको इनिशियल आउटले है। तो इसमें क्या है कि ये 10 साल में आपको मैक्सिमम जो है अपना जो होम इक्विटी होता है वो बनाना पड़ेगा, सो दैट आपका जो लोन अमाउंट है वो कम हो जाए, एंड रेस्ट ऑफ द लाइफ में आपका बर्डन कम कम रहे, एंड यू कैन रीपे दैट लोन वेरी फास्ट। तो 10 साल में आपको अगर 10,000 करके पर मंथ कर रहे हो, तो 11-12 लाख का आएगा विथ जो भी इन्वेस्टमेंट रिटर्न। आप अगर डायरेक्ट इक्विटी, देन यू हैव दिस इक्विटी म्यूचुअल फंड, थोड़ा रिस्क ले सकते हो उस टाइम में, तो ये सब लोगे तो टोटल मिला के आपका 20 to 25 लाख का कॉर्पस बन जाएगा विथ सिंगल फोकस ऑन दिस। मैं पूरा जो भी सेविंग है वो नहीं डालने को बोल रहा हूँ, विथ 60% ऑफ द सेविंग गोइंग फॉर दिस लॉन्ग टर्म गोल। तो ये करोगे तो 25 lakhs का तो आपका कॉर्पस बन जाएगा। अब 50 lakhs के घर पे आप अगर 25 lakhs का अगर होम इक्विटी अपना खुद से दे रहे हो, तो आपको लोन अगर लेना भी पड़ रहा है, क्योंकि आप एक और एक चीज़ भी है, होम लोन के प्रीमियम के ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो ईएमआई जो भी है, तो उसमें उसमें आपको वो एक बेनिफिट रहता है होम लोन। तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि पूरा कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन होगा, आप यू कैन टेक दैट लोन ऑल्सो, बट इसमें क्या होगा कि आप 50-50 कर सकते हो। तो 50 lakhs में आपका 25 लाख का कॉर्पस बन गया, 25 lakhs का आपने लोन लिया, और वो 25 lakhs नेक्स्ट 5 years में आप रिपे भी कर सकते हो। तो बर्डन उतना नहीं आता, rather देन पूरा 10 लाख का डाउन पेमेंट किया, 40 lakhs का लोन हुआ, 40,000 रुपीज का आपका ऑलमोस्ट ईएमआई आएगा पर मंथ। तो दैट इज मच हायर। बट इफ यू आर गोइंग विथ दिस टाइप ऑफ रेशियो, 25 लाख का आपका कॉर्पस बन गया विथ राइट अमाउंट ऑफ, राइट प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप यू कैन गो विथ मच लेसर डेट। तो इसमें आपका क्या रहेगा कि क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल है, यू कैन फोकस ऑन मोर रिस्कियर प्रोडक्ट। सो डायरेक्ट इक्विटी, इक्विटी म्यूचुअल फंड जो भी है, लार्ज कैप इक्विटी हो सकते हैं, उसमें इंडेक्स फंड कुछ हो गए, एंड इसमें आप फोकस करके देख सकते हैं। एंड थोड़ा सा पोर्शन आपका जो फिक्स्ड इनकम जो पोर्टफोलियो है, जैसे में आप सेविंग स्कीम में लगा दिए, या आपका जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है उसमें भी डाल सकते हैं, तो क्योंकि 5 साल के बाद आप उधर से कुछ पैसा भी डाल सकते हैं। देन आपका थर्ड जो ऑप्शन आता है वो जो 25 years ऑफ एक्सपीरियंस, मंथली टेक होम ऑफ 4,000 पर मंथ। बट इधर का जो गोल होता है रिटायरमेंट, आप रिटायरमेंट के आसपास आ गए तो यू कैन नॉट टेक दैट मच ऑफ रिस्क। तो आपका मोर और लेस जो भी पोर्टफोलियो होगा, वो होगा फिक्स्ड इनकम ओरिएंटेड। तो आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करोगे, फिक्स्ड इनकम जो भी है, सिक्योरिटीज या सेविंग स्कीम है उसमें डालोगे, तो यू विल नॉट टेक दैट मच ऑफ रिस्क, बिकॉज आपको जो रिटायरमेंट कॉर्पस वो बनाना होता है। तो उसमें आपका क्या आता है कि इनिशियल फेज से आप अगर स्टार्ट करते हो, सपोज आप अपने अपना 2-3 गोल अपने कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप रिटायरमेंट का सोच रहे हो, सपोज आफ्टर जब आप रीच कर रहे हो 40 years, उसके बाद आप रिटायरमेंट का सोच रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि वो कॉर्पस बिल्ड होने में आपको ज़्यादा रिस्क लगेगा। इट्स बेटर कि जितना जल्दी आप वो रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना शुरू करो। तो अभी आपके पास ऑप्शन है एनपीएस का, जो इट्स ए मिक्स प्रोडक्ट है, आपको गुड बैलेंस रहेगा। वो जो मिक्स रहता है कि कितना इक्विटी कितना डेट, वो भी आप बाद में चेंज कर सकते हो। एनपीएस में टैक्स बेनिफिट भी रहता है, तो वो से मिला के आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन रिटायरमेंट प्लानिंग के। बट वो जल्दी शुरू करना पड़ता है, इट्स नॉट लाइक कि यार 40 years के बाद फिर देखेंगे।
यू कैन स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। मिनिमम अमाउंट से शुरू करिए, 1000 से शुरू कर सकते हो, धीरे धीरे उसको बढ़ाना जब आपका सैलरी बढ़े। मिनिमम 1000, 2000, 5 ऐसे करते करके बढ़ाइए, तो आपका जो रिटायरमेंट कॉर्पस जब तक आप रिटायर करते दैट विल बी ह्यूज। और एनपीएस हो गया, और ऑब्वियसली और एक जो अच्छा प्रोडक्ट रहता है जैसे पीपीएफ हो गया, उसमें डाल सकते हो, क्योंकि 15 साल का उसका टेन्योर, तो उसमें जितना आप ज़्यादा डालोगे तो वो भी रिटायरमेंट कॉर्पस के हिसाब से बहुत बढ़िया ऑप्शन बन जाए। फोर्थ देखिए, जो एग्जांपल है बिजनेसमैन 30। अब मैंने बोला था कि नेचर ऑफ वर्क एक बड़ा डिटरमाइनिंग फैक्टर है। आप अगर बिजनेसमैन हो तो आपका जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो आपके बिजनेस के लिए ऑलरेडी है। तो आपका जो कैश फ्लो रहेगा, कैश इनफ्लो जो आता है, वो बहुत यू कैन से रिस्की रहता है, और इट्स नॉट लाइक फिक्स्ड। तो बिजनेस टर्नओवर आपको 15,000 पर मंथ भी हो सकता है, 1 लाख पर मंथ भी हो सकता है। एंड आपके जो भी गोल रहते हैं जैसे चाइल्ड एजुकेशन, अगर मैरिज, ये सब फिक्स टाइप के गोल हैं। तो फिक्स टाइप के गोल हैं तो यू कैन नॉट टेक दैट मच ऑफ रिस्क, क्योंकि आपका जो बिजनेस है दैट होल्ड्स ए बिग रिस्क। तो आपका जो भी बिजनेस से जो भी अर्निंग्स आ रहा है, उससे जो भी सेविंग्स हो रहा है, उसमें एक पोर्शन तो आपके बिजनेस इंप्रूवमेंट में जाएगा सो दैट यू अर्न मोर। तो वो एक समझ लीजिए इक्विटी पर्सन आप बिजनेस में दे रहे हैं, ठीक है। तो बाकी जो बचा सेविंग का, समझ लीजिए अगर 20% या 30% आप अपने बिजनेस में दे रहे हैं, बाकी 60% जो भी है वो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि आपके जो गोल्स रहे हैं इधर, फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड एजुकेशन और मैरिज, ये फिक्स टाइप के रिजिड गोल है, आपको करना ही पड़ेगा। तो जो 60% आपका जो भी ऑफ योर सेविंग है, वो इन्वेस्ट कहाँ कहाँ करेंगे? ऑब्वियसली एक बिग चंक will be going towards debt mutual fund, fixed income securities like your maybe पीपीएफ, और इवन सुकन्या समृद्धि, अगर गर्ल चाइल्ड है तो सुकन्या समृद्धि में डाल सकते हो। एंड ऑल्सो सम पोर्शन इनटू गोल्ड। अब गोल्ड में आप गोल्ड ईटीएफ में भी डाल सकते हो, तो वो एक बड़ा अच्छा ऑप्शन रहता है। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो रिटर्न होगा वो लॉक इन हो जाएगा, ज़्यादा रिस्क नहीं रहेगा, एंड यू विल गेट डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर एंड ऑफ ऑलमोस्ट सपोज 15 ईयर, जिससे आपका चाहे का एजुकेशन हो या मैरिज हो, उसका मोस्टली सब कुछ फंड हो सकता है। तो ये डिपेंडिंग अपॉन आपका जो गोल है, एंड डिपेंडिंग अपॉन योर एज, योर नेचर ऑफ वर्क, एंड ग्लोबल फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करके आपका जो पोर्टफोलियो एलोकेशन होगा वो ऐसे चेंज होता रहता है। तो देर इज नो फिक्स्ड रूल, बट अगर मैंने जो जो तरीके बताया वो अगर आप फॉलो करते हो तो यू विल बी इन ए मच एडवांटेजियस पोजीशन rather than a very unplanned portfolio allocation. होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा, वैल्यूएड हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।